अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से। आज 16 नवंबर 2024 और आज हमारे साथ दोबारा एक वीक के बाद मुलाकात हुई है जनाब मोहतरम जनाब अय्याज शेख साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक तो नहीं है। ये डिब्रेसन यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्चर और लेक्चरर वहाँ पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमारा एक दो टॉपिक हैं। स्कॉलरशिप के बारे में हमने लास्ट बात की थी, तो पहले वहाँ से ही शुरू करेंगे, स्कॉलरशिप से ही शुरू करेंगे। जो बातें रह गई थी वो कब से शुरू हो रही है और उसके बारे में ज़रा प्लीज़ वो बताइएगा। जी मोहतरम जनाब। जी, थैंक यू सो मच जाहिद भाई इनविटेशन के लिए। स्कॉलरशिप जो है वो कल से चालू हो चुकी है, 15 ऑफ नवंबर से। अच्छा, कल से चालू हो चुकी है। पोर्टल पर आप वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है उनके पोर्टल पे अपडेट कर चुकी है और जो एप्लीकेशन पोर्टल होता है वो खुल गया है। तो आप अभी से जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन फिल करके एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको जो रिक्वायरमेंट्स लगती हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसकी भी लिस्ट उन्होंने दे चुकी है। और जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अलग अलग दायरे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है, जैसा इंडिया में यूजीसी है, बांग्लादेश में यूजीसी है और पाकिस्तान में एचईसी है। तो ये लोग वहां से मतलब उनके भी पोर्टल पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वहां से उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसको फॉलो करना है कि वो जैसे बताएंगे स्टेप्स एप्लीकेशन के क्या क्या करना है। ठीक है, तो उसको फॉलो करना होगा। वो फॉर्म डाउनलोड करना होता है, फिल करना होता है, या ऑनलाइन ही सब कुछ है? सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन सब करना होता है। टेम्पस की वेबसाइट पर, टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हंगेरी की, इनकी वेबसाइट होती है stipendiumhungaricum.hu। यहाँ पे आपको जाना होता है। वहां पर जाने के बाद आपको सारी चीजें होती है, आपका अकाउंट रजिस्टर करना होता है। जब आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में, आपका एजुकेशन कहाँ हुआ है, आपका एक्सपीरियंसेस, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपको सारी चीजें वहां पे अपलोड करनी होती है। उसके बाद आपको 2 सिलेक्शन करने होते हैं जहां पे आपको पढ़ना है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं तो आपको 2 यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है। मास्टर्स कर रहे होंगे तो 2 करना होगा, पीएचडी के लिए भी 2 करना होगा। ऐसे आपको सिलेक्शन करने के बाद आपको सारी चीजें भरनी है एक के बाद एक। उसके बाद आप जब कर दोगे कंप्लीट, तो फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जैसी रिक्वायरमेंट्स है कंट्री की, उस हिसाब से आपको वहां से फॉर्म प्रिंट आउट करके जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करके आपको आपके लोकल मिनिस्ट्री में, जैसा कि एचईसी, यूजीसी हो गया, इंडिया बांग्लादेश में और पाकिस्तान में एचईसी, इनको भेजना होगा। और इनका अलग से आपको फॉर्म भरना होगा। उनकी एचईसी की वेबसाइट पे जाके, यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर आपको चेक करना होगा क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट देखकर आपको वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी होगी। जिन्होंने +2 की है वो भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं वो भी। अच्छा, जिन लोगों ने +2 की हुई है, 12 पास किए हुए, वो भी कर सकते हैं। और जिनके 50+ नंबर है, मार्क्स हैं, हाँ 50+, मिनिमम आपको 60+ चाहिए, 50 नहीं। सॉरी, अच्छा 60+ नंबर जिनके होंगे वो बंदे अप्लाई कर सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया याद भाई, ये आपने बताया। यानी कि अभी शुरू हो गई, ये जनवरी तक रहेगी? ये 15 जनवरी तक रहेगी, रात में 2 बजे तक इसकी डेडलाइन रहेगी। 15 जनवरी तक ये डेट अवेलेबल होगी। आप लोगों से ये है कि प्लीज़ आप पोर्टल में जाके वहाँ से लाजमी इस पे अप्लाई करें। और पाकिस्तान के लिए कितनी स्कॉलरशिप आती हैं? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए, जैसा पाकिस्तान के लिए 200 सीटें हैं, ठीक है, इंडिया के लिए 200 सीटें हैं और बांग्लादेश के लिए 100 सीटें हैं। अच्छा, तो इंडिया इतना बड़ी कंट्री है, उसके लिए फिर भी 200? नहीं, हमारी 200 ही थी। ये तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने नहीं आते इस पार्ट में। अच्छा, ये तो इंडिया बड़ा है और लोग मोस्ट प्रोबेबली यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह जाते हैं। अच्छा। तो यूजुअली सीटें पूरी भरती नहीं है हमारी तरफ से, इसीलिए हमारे पास सीटें कम है। वैसा आपकी सीटें सबसे पहले 100 थी, लेकिन वहां से डिमांड बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान से। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, हंगेरियन गवर्नमेंट ने 100 सीटें और बढ़ा दी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, तो शायद से टोटल कुल 200 सीटें हैं पाकिस्तान, 200 सीट पाकिस्तान की और 200 इंडिया की और 100 बांग्लादेश की। चलो, ये बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, और दूसरा, तो उस दिन भी आपने ये कहा था कि जो बंदा भी आएगा वो कुछ टेक्निकल स्किल सीख के आए, खास करके ड्राइविंग और स्किल कौन कौन से आपने बताए थे, एक दफा अपडेट कर दें इनको। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो बंदे इंग्लिश में कमजोर हैं, जो जिसको इंग्लिश का इशू है, वो सबसे पहले IELTS का एग्जाम क्रैक करें। अच्छा, IELTS करके ही आए? यस। क्यों, तो क्या होता है यूजुअली अगर आप पास भी कर लो, अगर आपके पास ये एग्जाम नहीं है और आप वीजा के लिए चले जाओ, चलो मान लो कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास, आप जब वीजा इंटरव्यू को जाओ और आपका इंटरव्यू सही अच्छा ना जाए इंग्लिश में, अगर वो तो फिर भी फेल, तो वो फिर भी फेल हो जाओगे। आपको इवन आपके पास स्कॉलरशिप है लेकिन आपको वीजा नहीं देंगे। ऐसा हुआ है, मैं ऐसे बंदों से मिल चुका हूँ। अच्छा, जिसको स्कॉलरशिप मिल चुकी थी लेकिन वो इंटरव्यू में फेल कर गए इंग्लिश में, उसके वजह से उन्होंने उनका वीजा कैंसिल कर दिया, वीजा मिला ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे उनकी क्लासें इंग्लिश में होंगी और यहाँ पे उनको हंगरी भी सिखाई जाती है बेसिकली। वो कंपल्शन है, स्पेशली स्कॉलरशिप्स के लिए ये कंपल्शन है कि आप जब यहाँ पे आओगे आपको 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं स्कॉलरशिप के और वो कंप्लीट करना है। अगर आप वो कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी।
अच्छा, तो यानी कि सीखनी है आपको। पूरी ट्राई करें इंग्लिश, वहां से सीख के इंटरव्यू जो है ना अपना, वो तहम्मुल मजाज से जो उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाता है, आप किस पर्पज के लिए जा रहे हैं, वो उल्टे पुल्टे क्वेश्चन करते हैं। खास करके पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए और जाते हैं। मैथ्स का भी पूछते हैं। हाँ, मैथ। हाँ, बच्चे मैथ्स में ही फेल हो जाते हैं। तो अपना प्लीज ये जो मैथ के एफए के क्वेश्चन होते हैं, कम से कम हाँ, वो थोड़े से याद करके आए। सीटा थीटा सीटा वो जो होते हैं ना, हमें तो वही पढ़े थे, तो ना तो किसी काम ही नहीं आए, तो प्लीज वो याद करके आए। और उसके अलावा खास करके इंग्लिश इतनी बोल लें कि आप अपना इंटरव्यू, आप अभी देखें यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, बहुत से ऐसे इंटरव्यू मौजूद है वहां पे जो फेल हुए हैं क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं आती थी, या करते रहते हैं। हमें भी नहीं आती, लेकिन चलो उतनी तो आनी चाहिए। इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाएं। यस। अच्छा, और आइलेट्स इसलिए कहा जाता है कि और जब आप यहाँ पे इंटर हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको हंगरियन लैंग्वेज के लिए भी आपको ऑफर दी जाती है, वो 1 साल उसके लिए भी फायदा होता है कि चलो वो भी बंदा सीख लेता है। अच्छा जी अयाज भाई, दूसरा जो जो आप कह रहे थे, जो स्किल के लिए उनको क्या सीख के आए जो स्टूडेंट के। ये अब इसी से बात मैं बताता हूँ कि आज से 2 साल पहले कंपल्शन नहीं था कि आपको हंगेरियन सीखनी है। ठीक है। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट ने देखा या यूनिवर्सिटीज ने देखा, जब बच्चे आ रहे हैं हाँ। और जब वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उनको बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हंगेरियन कंपनीज में। काम ही नहीं मिल रहा कहीं तो पे, लोग नहीं गवर्नमेंट ने लगते। ये सोचा कि अगर मान लो बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद उनको स्किल्स के लिए इश्यूज आ रहे हैं, जैसा मान लो किसी किसी को इंटर्नशिप करनी होती है, मजीद हाँ। इंटर्नशिप होती है हाँ। 3rd ईयर में, फाइनल ईयर हाँ, में, उसमें बैचलर्स के लिए, जी, मास्टर्स जी। के लिए। लेकिन जो कंपनीज होती है यहाँ पे, अगर वो चाहते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट कम्युनिकेशन लेवल की तो हंगेरियन आए, इतनी तो तो आनी चाहिए। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंटर्नशिप नहीं मिल रही थी और बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया, और उन्होंने, वो हर साल सर्वे करते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो उन्होंने जब सर्वे किया, उनको ऐसे लगा कि हंगेरियन का इंपॉर्टेंस कुछ अलग है। अगर आपके पास लैंग्वेज ना हो हाँ। तो बच्चों को इंटर्नशिप भी नहीं मिलती। तो और- उसलिए उन्होंने और क्या दिक्कत किया, आती है उनको। कंपल्शन कर दिया कि आप जब आओ तो आप साथ में हंगेरियन का भी कोर्स करोगे और आपको वो कंपल्सरी पास करना है। अगर आप पास नहीं कर सकोगे तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो उन्होंने ही उसको कंपल्सन कर दिया है कि जब आप आओगे तो आप हंगेरियन भी पढ़ोगे, आपको एग्जाम देनी है। अगर आप उसमें फेल हो जाओगे तो आपकी तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो खत्म। जाएगी। यस। अच्छा, इसमें ये नहीं, इसमें ये बात भी हो सकती है कि हंगरियन जो बंदा सीखने वाला, उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने भी Yes. सीखी है यहाँ पे, और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए मुश्किल नहीं है जो दिल से सीखना चाहे। बिल्कुल। और जो सीखना ही ना चाहे कि मैं, उसके लिए सब और difficult खास है। करके जब आप डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं तो तब आपको जॉब ऑफर होती है। यहाँ भी बहुत बड़ी 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 कंपनियां, जी। यहाँ पे इस वक्त हंगरी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें BMW हो गई, ऑडी हो गई, सारी गाड़ी यहाँ पे बन रही हैं। सैमसंग सारा यहाँ पे बन रहा है। इस तरह की, इसके अलावा बैटरियां बने, बेशुमार कंपनियां यहाँ पे जो काम कर रही हैं। और उनको बेसिक ये होता है कि इतना बंदा कम्युनिकेट कर ले, जो बेसिक हंगरी ना इतनी बोल ले, तो तब भी काम चल जाता है। तो ये था। अच्छा, और जो स्किल के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग अगर आपको आती है अच्छी से, तो आप जैसा कि यहाँ पर डिलीवरी का जॉब कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी शॉर्टेज है डिलीवरी बॉयज का। हाँ, ये याद भाई ठीक कह रहे हैं कि जो डिलीवरी मैन है उसके लिए, उनके लिए ये होता है कि उनके पास अगर लाइसेंस हो तो वो कम से कम मोटरसाइकिल यहाँ पे उस पर चला सकते हैं। गाड़ी का लाइसेंस पे मोटरसाइकिल यहाँ जो 50cc होता है वो चला सकते हैं, और वही मोटरसाइकिल यहाँ पे डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होता है। और प्लीज, अगर पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको कम से कम ड्राइविंग भी आनी चाहिए, और मोटरवे का लाइसेंस बनवा के आए। जिनके पास लाइसेंस किसी और का, चाहे कश्मीर का है चाहे कराची का है, और वो इस्लामाबाद का ये जो मोटरवे लाइसेंस है वो बनवा के चेंज करके लेके आए। उसका ये फायदा होगा कि आपको आते ही यहाँ पे आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा, आपको हंगरियन लाइसेंस मिल जाएगा। और हंगरियन लाइसेंस पूरी दुनिया में वैलिड है। और यहाँ पे खास करके आपको पार्ट टाइम जो जॉब होती है उसमें आप कम से कम डिलीवरी करके अपना गुजारा कर सकते हैं और अपनी फीस निकाल सकते हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है अगर वो यहाँ पे साथ में काम करें। और जो इंडिया के हैं उनके लिए मेरे ख्याल में बंगलोर का चल रहा है या साउथ वालों का चल रहा है, कर्नाटक का, तो वो लाइसेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो प्लीज आप भी वहां से, जिनका पंजाब का है, चाहे कोई भी लाइसेंस किसी जगह का, किसी भी स्टेट का है, तो यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल लाइसेंस परमिट हाँ, होती है, तो वो उस पे बना आप के चला लेके सकते हैं 1 साल के लिए। वैसे तो यहाँ पे लाइसेंस जिसके पास हो वो यहाँ पे वैसे चला तो सकता है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे अगर आपको बंगलोर का या कर्नाटक का हो तो फिर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो उसका ये भी फायदा हो गया, आप उसके अलावा आप जब भी 10 साल का दे देते हैं फिर आप आराम से यहाँ पे गाड़ी भी ड्राइव कर सकते हैं। और दूसरी बात, फर्जी लाइसेंस नहीं लाना है आपने बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी बंदे ब्लैकलिस्ट हुए हैं
वो यहाँ पे तो पासपोर्ट ही अप्लाई नहीं कर सकते। हंगरी के अंदर कुछ मेरे जानने वाले भी हैं जिन्होंने अभी पता चला कि जिन्होंने जो डुप्लीकेट जाली बनवा के लाए वहां से और जमा करवाए, ठीक है, देखा देखी में करवाए, उस वजह से पाकिस्तान को लाइसेंस ही इन्होंने बंद कर दिए। तो प्लीज ये सजेशन है कि जो भी लेके आए अपना ओरिजिनल लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पे नादरा पे भी ऑनलाइन नजर आता है, इनको सब पता है, अभी ये ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, आपका लाइसेंस लेके पहले चेक करते हैं ओरिजिनल है या 2 नंबर है, इनको सारा बायोडेटा पता है। तो प्लीज ये बहुत मेहरबानी है याद भाई, आपने याद करवा दिया, बहुत जरूरी है ये कि तो उसमें वो आप खुद का भी नाम खराब कर रहे हो और कंट्री का भी नाम खराब कर रहे हो। खुद का तो चलो एक बंदे का होता है, लेकिन कंट्री का नाम जो है ना वो तो हमने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। तो और आज टेम्परेचर इस वक्त माइनस चल रहा है, बात बहुत ज्यादा सर्दी है, और इस वक्त तो जो लोग पाकिस्तान में वो चलो भूखे तो मर रहे हैं, लेकिन कम से कम ना है तो ठीक है, सर्दी नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है बाहर इस वक्त। तो चलो जी याद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने टाइम दिया। तो कल एक नई वीडियो से मिलते हैं दोबारा आप लोगों से, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।